नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा। आज हम करेंगे आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। यानी जो भी विधि है, चाहे वो संविधान से पूर्व निर्मित विधि थी या बाद में संसद द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा जो भी विधि बनाई जाती है, अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करती है, उनको सीमित करती है, तो वो वहां तक अवैध है जहां तक वो मौलिक अधिकारों का हनन करती है। तो इसमें अनुच्छेद 13 के अंदर 13(1), 13(2), 13(3) के दो पार्ट ए, बी और 13(4। पहले हम देखेंगे 13(1) संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त सभी विधियां। यानी हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इससे पहले भी क्या है, कुछ विधियां प्रवृत्त थी, लागू थी। उन विधियों, जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950, तब हमें क्या मिले, मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए। तो मौलिक अधिकारों जब हमें प्राप्त हुए, तो पहले वाली जो विधि है, अगर वो मौलिक अधिकारों को सीमित करती है, उनको न्यून करती है, उनका अल्पीकरण करती है, हमसे छीनती हैं, तो वो वहां तक अवैध है जहां तक वो मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं। 13(1). 13(2) है प्रयुक्त विधि, राज्य द्वारा बनाई गई विधि। कौन सी विधि? प्रयुक्त विधि। अब मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया राज्य, तो राज्य के अंदर हमने किसको लिया? सरकार को लिया, फिर उसके बाद संसद को लिया, राज्यों में राज्य की सरकार और विधानमंडल को लिया, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। तो यहाँ राज्य के अंदर अब कौन आ रहा है? सरकार आ रही है और विधानमंडल आ रहा है। तो कानून कौन बनाता है? या तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा बनाता है, पहले वाली वीडियो में मैंने बताया, या फिर राज्यपाल जो है वो आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो संवैधानिक नियमों के अधीन बनाया जाता है, इसलिए उसको प्रयुक्त विधि बोला जाता है। तो राज्य द्वारा बनाई गई विधि को जो मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती है, वहां तक शून्य है, अवैध है, जहां तक वो मौलिक अधिकारों को कम करती है, आपसे छीनती है। तीसरा 3A है विधि, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। 13(3)B प्रवृत्त विधि, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब एक चीज देखेंगे कि जहां 13(1), 2 और 3 जो आपके अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो असंशोधनीय है, यानी इनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 13(4) जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है, इसकी अनुमति देता है। इसमें कुछ लो केसेस भी हैं, उनको हम देखेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको मैं 13(1) विस्तृत रूप से बताऊंगा। अब हम करेंगे 13(1) संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त सभी विधियां जो मूल अधिकार का अतिक्रमण या अल्पीकरण करती हैं, तो वहां तक शून्य या अवैध होंगी जहां तक मूल अधिकारों का हनन करती है। यानी संविधान से पहले जो विधियां थी, उन विधियों, जो हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, और मौलिक अधिकार तभी से रखे हुए हैं, तो मौलिक अधिकारों को अतिक्रमण करती हैं, वो विधियां वहां तक शून्य होंगी जहां तक मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं। इसके लिए कुछ सिद्धांतों को हमें देखना होगा। जैसे पहला है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। देखो, मान लो एक एक्ट है, ये एक्ट है और इसमें कुछ सेक्शन है और वो फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण कर रहा है। ये पूरा एक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि इसके 1 या 2 सेक्शन जो है वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हैं, उनका अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा एक्ट, ये पृथक्करणीयता का जो सिद्धांत है, इसमें यह कहा गया है जब किसी अधिनियम का कोई भाग फंडामेंटल राइट से असंगत हो, तब भाग शून्य होता है, पूरा अधिनियम नहीं। इन जो 2 सेक्शन हैं जो फंडामेंटल राइट से असंगत है, उन्हें निकाल दिया जाएगा, एक्ट वैसे का वैसा बना रहेगा। तो यह है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब इससे नेक्स्ट हम सिद्धांत देखेंगे, इससे तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स।
जिसमें यह कहा गया है कि जो संविधान से पूर्व की विधियां हैं वो अगर मौलिक अधिकारों को का अतिक्रमण करती हैं, उनको सीमित करती हैं, आपसे छीनती हैं, तो वो वहां तक शून्य होंगी जहां तक वो मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं। इसमें कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो पूर्णतः कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। अगर वो मान लो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं विधियां, प्रवर्तित विधियां, फंडामेंटल राइट्स, जो संविधान से पूर्व की जो विधियां हैं, अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं तो एक बार क्या कर दिया जाएगा, वो मौलिक अधिकार जो है, ये कोई एक्ट है संविधान से पूर्व का और वो फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण कर रहा है, तो वो फंडामेंटल राइट्स जो है इसके ऊपर आच्छादित हो जाएगा, ढक लिया जाएगा ये, यानी ये खत्म नहीं हुआ। और जैसे ही वो फंडामेंटल राइट, इस एक्ट के अंदर जो बातें अगर उन्हीं के अकॉर्डिंग कोई फंडामेंटल राइट्स बन जाता है तो फिर ये इसकी छाया जो है फंडामेंटल राइट्स की उस पर से हट जाती है और वापस वो है लागू हो जाता है वो एक्ट। तो यह है आच्छादन का सिद्धांत। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद एक सिद्धांत और करवाता हूँ। तीसरा सिद्धांत है अधित्याग का सिद्धांत, अर्थात कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे मौलिक अधिकार नहीं चाहिए, अर्थात आप अपनी इच्छा से मौलिक अधिकारों को नहीं त्याग सकते। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट आपको 13(2) बताता हूं। 13(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है हो, अगर अतिक्रमण करती है तो वहां तक अवैध या शून्य होंगी जहां तक फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करती है। अब अतिक्रमण तो कर दिया, अतिक्रमण की जांच कौन करेगा कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं, राज्य ने कोई कानून बनाया, राज्य में जैसे पहले मैंने बताया सरकार और विधानमंडल, विधायिका, संसद, अगर कोई कानून बना देती है तो न्यायपालिका को ये पावर दी गई है 13(2) के अंदर, जिसे जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। वो राज्य द्वारा यानी सरकार के अंदर राष्ट्रपति द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया जाता है या फिर संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तब न्यायपालिका जो है न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के माध्यम से उस कानून की वैधता और की जांच करती है, उसकी संवैधानिकता की जांच करती है। अगर वो फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करता है तो उसे अवैध घोषित करते हुए वो कानून खत्म हो जाता है। तो अब एक चीज देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो 13(2) के अंदर भी प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। फिर उसके बाद बात करेंगे कि जो 13(2) है इसमें जो विधि है वो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। ये 25वें संविधान संशोधन के द्वारा कानून को 2 भागों में बांटा गया, वैध और अवैध, उसी के तहत जो है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर न्यायपालिका को दी गई। अब इसके बाद जो है हम करेंगे प्रवृत्त विधि और विधि। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम कर रहे हैं 13(3)(a) और 13(3)(b). 13(3)(a) के अंदर विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, कोई रूढ़ि या प्रथा चली आ रही है, अगर वो भी फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करते हैं तो वहां तक अवैध या शून्य है जहां तक वो फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करते हैं। उसके बाद है प्रवृत्त विधि, यानी संविधान से पूर्व पारित या बनाई गई जो विधि है वो भी अगर फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करते हैं तो वहां तक अवैध या शून्य है जहां तक वो फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करते हैं, उन्हें न्यून करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 13(4) करते हैं। 13(4) मूल अधिकारों में संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। इसके लिए कुछ हम कानूनी वाद देखेंगे जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि अनुच्छेद 13(4) के अकॉर्डिंग
मौलिक अधिकारों में 368 की प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो पहला है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान संशोधन प्रयुक्त विधि में नहीं आता, इसलिए संविधान जो संशोधन है, अगर वो मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वो अवैध नहीं माना जाएगा। अपीलार्थी ने क्या बोला कि जो जिसने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसने माना कि जो संविधान संशोधन है वो भी प्रयुक्त विधि के अंदर आते हैं, इसलिए संवैधानिक संशोधनों को भी अवैध घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये प्रयुक्त विधि में नहीं आते, इसलिए ये अवैध नहीं है। इसी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का जो मामला था, इसमें जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया उसी को सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 के मामले में भी माना गया। उसके बाद दूसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। इसमें माना गया कि अगर संविधान संशोधन फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करते हैं तो वो असंवैधानिक घोषित किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर लागू नहीं होती। फंडामेंटल राइट्स में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। देखो, यहां किया जा सकता है, यहां नहीं किया जा सकता। फिर 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया गया, जिसमें यह माना गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर उनमें संविधान संशोधन किया जाता है, संविधान संशोधन का अधिनियम बनाया जाता है, तब वो प्रयुक्त विधि में नहीं आता। इसलिए संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की पावर है। यानी शंकरी प्रसाद के मामले को ही इसने माना है। फिर नेक्स्ट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 आया, जिसमें यह माना गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है, संसद जो है वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार हमने देखा अनुच्छेद 13 कि किस प्रकार जो है कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है वो असंवैधानिक घोषित की जा सकती है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। और आपके मौलिक अधिकारों का जब कभी हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो आपके मौलिक अधिकारों को दोबारा परिवर्तित करवाए। तो इस प्रकार हमने आज देखा अनुच्छेद 13। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अनुच्छेद 14 देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।